स्टूडेंट क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का, सेट 2 6552 इसका कोड है। तो इसका हमने सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसका सेक्शन सी का सोल्यूशन करेंगे। तो सेक्शन ए और बी को आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर लेना, और भी सेट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए प्रीवियस वीडियोस में, आज हम सेक्शन सी करेंगे। तो देखिए सेक्शन सी आप में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिटरमिनेंट का यूज़ करके आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। वर्टिसेस आपको पी दिया है, क्यू दिया है एंड आर गिवन है। तो डिटरमिनेंट का यूज़ करके हम कोई भी ट्राइंगल की अगर वर्टेक्स दी हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, ये तो आपको आता ही होगा, ये तो सिंपल होता है। सिंपली हमने ये जो वर्टेक्स 3 1 9 3 और 5 7 ये डिटरमिनेंट में अरेंज करने होते हैं। देखिए कैसे अरेंज करेंगे। पहले 3 1 यहाँ पे, फिर 9 3, फिर 5 7 और ये वाले कॉलम में 1 1 लिख देते हैं। और एरिया निकाल रहे तो हाफ भी लिखते हैं बाहर डिटरमिनेंट के, ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी के अंदर। देन आपको डिटरमिनेंट भी सॉल्व करना आता होगा। ये 3 को जब आप लोगे इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग, जब आप एक्सपेंड करोगे तो 3 बाहर लोगे, तो ये 3 का कॉलम और रो को हाइड करना, तो ये जो बचा हुआ ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही 1 के लिए माइनस साइन आता है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस साइन होगा, बाहर ले लोगे तो ये 1 का भी कॉलम और इसको हाइड करो, ये जो बचेंगे ये डिटरमिनेंट में सॉल्व हो जाएंगी। देन +1 बाहर ले लेना, ये वाला, इसका कॉलम और रो हाइड करो, तो ये जो आएगा ये डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, पहले ये वाला मल्टीप्लाई करना है, फिर ये, और बीच में माइनस का साइन। सेम ऐसे ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस ये मल्टीप्लाई, माइनस ये। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो सिंपली आता ही होगा सबको। कैलकुलेशन सारी एक बार देख लेना आप भी। तो ये 12 माइनस का 4 प्लस का 48 एंड जब ओवरऑल आंसर आ जाएगा 32, तो उसको लास्ट में 2 से, क्योंकि हाफ भी बाहर लेते हैं तो 2 से डिवाइड करना है। तो यानी कि इसका आंसर आएगा 16 स्क्वायर यूनिट। तो बताना किस किस का ये आंसर आया है, 16 स्क्वायर यूनिट। ओके। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो आपको पी क्यू लाइन की ना इक्वेशन भी बनानी थी डिटरमिनेंट का यूज़ करके। तो देखो पी क्यू के आपके वर्टेक्स गिवन है, तो वैसे तो आप इसको 11th वाले फॉर्मूले से भी इक्वेशन बना सकते थे लाइन की, स्लोप वाली फॉर्म की, ठीक है। लेकिन हमें डिटरमिनेंट का यूज़ करके बोला है, तो डिटरमिनेंट का यूज़ करके बनानी थी। तो ये जो भी 2 लाइनों की इक्वेशन बनानी है ना, मान लो ये 2 पॉइंट तो हमने लिए ही लिए, मान लो एक तीसरा पॉइंट है XY जो इन्हीं के साथ है एक लाइन में। तो अगर ये एक पूरी लाइन में आ रही है तीनों पॉइंट, तो ये कॉलिनियर पॉइंट होंगे, है ना। तो कॉलिनियर पॉइंट में एरिया कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ हाफ रखूँगी तो ये तो 0 बन ही जाएगा वहाँ जाके। तो ये तीनों पॉइंट क्योंकि एक ही लाइन में है, पी क्यू की ही इक्वेशन बनानी है ना, तो पी क्यू को लेना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ले लिया XY जो इसी लाइन में, इनकी ही एक लाइन में है, ठीक है। तो हमने ये XY को सबसे ऊपर रख दिया और ये पी के पॉइंट को और क्यू के पॉइंट को यहाँ रख दिया। और बाकी तो जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व किया था सेम वैसे ही, एक्स को बाहर लोगे, इसके रो कॉलम को हाइड करो, ये इसको सॉल्व कर लेना। फिर ऐसे वाई का को बाहर लेके इसको सॉल्व कर लेना। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना तब आ ही गया होगा आपको, वैसे भी पहले से आता होगा। तो यहाँ से देखो ये -2x हो जाएगा, ये 6y, माइनस का 6 आया था और माइनस है तो +6y हो जाएगा, और ये तो 0 बन जाएगा। तो इससे 2 कॉमन ले लेना, तो ये -x + 3y, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की साइड चेंज कर दो तो ये x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। तो ये तो 0 बन गया ना, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं गया इस साइड। तो यानी कि ये आपका ऐसे, जब भी 2 पॉइंट की इससे लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो तीसरा एक पॉइंट XY वाला लेना पड़ता है, ठीक है। और फिर एरिया का ही फॉर्मूला लगाओ, लेकिन ये तीनों लाइन में है तो इसलिए एरिया कितना होगा, 0 होगा। और ये जो पॉइंट है इसको सबसे ऊपर रख लेना, ठीक है। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनती है डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो किस किस को ये आता था पहले से तो बताना कमेंट करके, ठीक है। और किसका ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। डिफ्रेंशिएट करना था सेक इनवर्स 1/√1 - x² को किसकी रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स 2x √1 - x² की रिस्पेक्ट में। देखो अभी तक तो आप सिर्फ क्या करते थे कि इसको आप x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, ऐसे ही इसको भी, है ना। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही है, एक्सरसाइज 5.4 में है शायद ये दोनों। बट उसमें सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि इसको x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था और इसको भी। बट यहाँ पे आपको इस फंक्शन को इस फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। तो जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो उसके लिए हम देख लिए क्या क्या स्टेप करते हैं। तो ये तो जिसको बच्चों को आता होगा उनको तो पता ही होगा। मान लो इस पहले वाले फंक्शन को हमने u मान लेना है आपको, और ये दूसरे वाले को आपको v मान लेना है। तो आपको डिफ्रेंशिएट किसको करना है, u को v की रिस्पेक्ट में। तो du/dv निकालना है आपको। एक्चुअल में क्या निकालना है, du/dv। अब आपको तो ये आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया हुआ है, इसको आप क्या किसकी रिस्पेक्ट में कर देते, एक्स की रिस्पेक्ट में। सेम वैसे ही आप इसको भी करो और इसको भी एक्स की रिस्पेक्ट में करो। दोनों को पहले एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो, जब भी सेकंड इनवर्स या साइन इनवर्स में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्स को हमने यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो जिससे थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन वहाँ चला जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, पहले मैं यू को लूँगी। तो यू में जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ एक्स है ना यू में, तो इस एक्स के प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन थीटा। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 1 - sin² cos थीटा, और रूट से हट जाएगा। पहले तो स्क्वायर में आएगा फिर रूट हट जाएगा। उसके बाद सेक इनवर्स और ये 1/cos है, तो 1/cos को सेक थीटा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1/cos सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने इसलिए तो ये यहाँ पे साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट किया ताकि ये सेक थीटा बन जाए। अभी सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाता है तो थीटा बचेगा। और थीटा आपको पता है, आपने अगर एक्स को साइन थीटा माना था तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। तो अब हमें थीटा को किस में बदल देना है, एक्स वाली फॉर्म में, साइन इनवर्स एक्स। अब आपका यू ना सिर्फ सिंप्लीफाई करके आया है अभी। अब आप इस यू का क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से du/dx निकालना है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करो, 1/√1 - x² होता है। सेम ऐसे ही यही प्रोसेस आप v में भी करोगे। तो इसमें भी v आपका ये गिवन था, तो इसमें x को किससे रिप्लेस कर दिया, साइन थीटा से। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने साइन थीटा रख दिया। अब ये √1 - sin² थीटा cos² थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो सिंगल cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, या एंटी होती है ना। अब यहाँ से भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक इन्वर्स है एक विदाउट इन्वर्स है। तो यहाँ जस्ट 2 थीटा बचेगा। और थीटा को फिर हम v को थोड़ी ना थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, v को तो हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो थीटा को आपने जो यहाँ से x को सब्स्टिट्यूट किया था, वहाँ से आपने थीटा को भी तो निकाल लिया था, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आपने थीटा की जगह ये रख दिया, साइन इनवर्स एक्स। अब आप v को किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x की रिस्पेक्ट में। तो v का डिफरेंशिएट किया dv/dx, तो ये 2 एज इट इज़ आ गया। और साइन इनवर्स x का तो 1 क्या होता है, √1 - x²। तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया du/dx, और ये आ गया हमारा dv/dx। इतना आप एनसीईआरटी में कर चुके थे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक तरह से। तो एनसीईआरटी में सिर्फ आपने इतना पार्ट किया था, और एक क्वेश्चन इसमें था और एक क्वेश्चन इसमें था। बट अब की बार आपको क्या बोला है कि du/dv निकालो। तो आपके पास du/dx आ गया और dv/dx आ गया। तो सोचो du/dx को dv/dx से क्या करें कि du/dv आ जाए। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तभी तो du/dv आएगा। तो यानी हमने क्या किया, du/dx को dv/dx से डिवाइड कर दिया। तो देखो dx से dx कट गया तो du/dv आ जाएगा। तभी यही तो हमें फाइंड करना है कि इस फंक्शन को इस फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो पहले हमने दोनों को x की रिस्पेक्ट में किया, उसके लिए आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। देन आपने ये du/dx निकाल लिया, dv/dx निकाल लिया, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका du/dx क्या आया था, आपका ये आया था आपका ये, और ये आया था ये। तो जब आप इसको du/dx को लिखोगे तो ये आएगा, और इसको रखोगे तो इसको उल्टा रखना पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो ये आपका 2/√1 - x² था, तो इसका उल्टा कर देना। तो ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हाफ। किस किस का ये आंसर आया, ये कट गया ना, ये उल्टा करके ये कट जाएगा, तो ये हाफ आ जाएगा। तो किस किस का आंसर हाफ आया, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये इतना पार्ट तो एनसीईआरटी के अंदर से आया। ये क्वेश्चन अलग है एनसीईआरटी के अंदर, और ये भी था। बट आपको बस ये ध्यान रखना था, du/dv निकालना, तो इसको डिवाइड करके आंसर आना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन था। y आपको गिवन था और प्रूव करना था डबल डेरिवेटिव इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है। पहले y का सिंगल डेरिवेटिव, इसका आप सिंगल डेरिवेटिव करो और फिर डबल डेरिवेटिव करो। बट पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y आपको दिया 10x + sec x। 10x को आप लिख सकते हैं sin/cos, sec को लिख सकते हो 1/cos। cos सेम है नीचे एलसीएम में, तो ऊपर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन रूल लग जाएगा। ये p और ये u है और ये v है। u/v का कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन, v का स्क्वायर करते हैं, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। तो पहले u ये है ना, तो इसका डेरिवेटिव करो। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसका cos x आ जाएगा। और ये वाला एज इट इज़ लिख दो। फिर v का डेरिवेटिव करो, तो cos x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, sin x माइनस में, और ये एज इट इज़।
और नीचे इसका स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला लगाया हमने, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज़, अभी कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इसको इससे भी करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो साइन एक्स को 1 से करोगे तो साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स को साइन एक्स से करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसकी जगह तो हमने 1 लिख दिया और ये एज इट इज़। और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाए। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये कट जाएगा प्लस वाला, तो 1/1 माइनस साइन एक्स। अब देखो आपको 1 माइनस साइन एक्स लाना है ना, आ चुका है अब आपका। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव लेना है, इसका डबल डेरिवेटिव, तो ये आपका आ गया। अब इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो इसका करोगे तो ये डबल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इसमें फिर से क्वेश्चन रूल लगा दो, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का पहले फर्स्ट ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, 0 आएगा, 1 का कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लो, 1 का तो 0, साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स, और माइनस है तो ये लगेगा ही लगेगा। साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स आता है डेरिवेटिव, बट ये माइनस है तो इसमें इसलिए इसका माइनस लगेगा, और ये फॉर्मूले का माइनस लगेगा, और ये एज इट इज़। तो अभी जो हमने क्वेश्चन टूल पढ़ा है वही लगाया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा 0 बन गया, सिर्फ ये बचा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और ये तो लाना था हमें डबल डेरिवेटिव में, तो सिंपली बस सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स सही से करने होते हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो किस किस ने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया था ये भी बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इवैल्यूएट करना है, ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगानी थी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से प्लस ए, देखो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि हम ये जो भी हमें फंक्शन दिया होता है ना इस इंटीग्रेशन के अंदर, हम क्या करते हैं इस फंक्शन को ना एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। तो अगर मैंने एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस पुट कर दिया, और अगर ये सॉल्व करके मुझे एफ एक्स ही मिल जाए, तो ये फंक्शन कैसा होता है इवन फंक्शन होता है। तो पहले तो हम माइनस रखेंगे अंदर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने माइनस रखा, और कॉस की हमें प्रॉपर्टी पड़ता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, कॉस माइनस थीटा, वो आपको कॉस थीटा ही मिल जाता है। ये तो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ना कॉस के अंदर, कॉस का माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस 2x कॉस 2x प्लस का ही आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी ये प्लस का ही आ जाएगा। तो देखो एफ एक्स जो था, और जब हमने माइनस एक्स रखा तो ये एफ माइनस एक्स हमें एफ एक्स ही मिल गया दोबारा से, है ना। तो जब ऐसा हो तो ये एफ एक्स कैसा होता है कि इवन फंक्शन होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, माइनस ए से ए, अगर ये फंक्शन एफ एक्स इवन है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 बाहर ले लो, और माइनस ए से ए की जाने की बजाय आप 0 से कहाँ चले जाएंगे ए, तो यानी कि ये जो लिमिट है ये चेंज होकर 0 to π/4 चली जाएगी, और बाहर 2 आ जाएगा, और ये फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, ठीक है। तो अब आप सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होती है, इसकी आइडेंटिटी याद रखनी होती है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 प्लस cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर एक्स होगी, इसी से निकाल लो, ये अगर ये है तो 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। अभी ऊपर 2 टर्म है नीचे सिंगल टर्म है, तो ये टर्म इसके साथ भी है और ये टर्म इसके साथ भी है, तो जब ये इसके साथ है तो कट गई 1 आ गया, और जब ये इसके साथ है तो 1/2, और साथ में 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन करो और इसका भी इंटीग्रेशन करो, और ये लिमिट तो लगी हुई है जो हमने चेंज करके लाए हैं अभी इस प्रॉपर्टी के बेस पे, और 2 भी आएगा बाहर, है ना फॉर्मूले का। तो इसमें हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया, 1 को अलग कर लिया, और हाफ देखो ये 2 तो दोनों में था ना बाहर, और ये हाफ जो सेक स्क्वायर के साथ था वो भी बाहर ले लिया, तो ये तो कट जाएगा, और ये लिमिट दोनों पे लगी हुई है। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, इस पर लिमिट पुट करनी है। ऐसी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, इस पर भी लिमिट पुट करनी है। अब पहले तो इस पर अपर लिमिट लगाना x की प्लेस में, और फिर लोअर लिमिट माइनस में। ऐसे 10x में पहले अपर लिमिट लगाना x के प्लेस में, फिर माइनस, फिर ये 10x के प्लेस में 0 रखना। तो 10π/4 कितना होता है 1, 10 0 तो 0 होता है ना। और ये 2 × π/4 है तो 2 से ये कट जाएगा तो π/2, तो ये आंसर आएगा π/2 -1। तो बताना किस किस का ये आंसर आया है। इसी का देखिए चॉइस वाला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में, ex स्क्वायर x⁵ प्लस 2x⁵ dx। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ex की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो तो उसी फॉर्मूले को लगा के आपको इसको सॉल्व करना था। तो कैसे करना था देखो, सबसे पहले तो e के ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, e के ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो हम ना इन सबको एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन ले लो, x⁵ x⁵ में से x⁵ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x⁵ और यहाँ पे 2 बचेगा बस। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इस x³ को ब्रेक कर दो x² और x में, x² अलग कर दिया x अलग कर दिया, और ये एज इट इज़।
उसके बाद एक्स स्क्वायर, जो भी ई का ऊपर एक्स स्क्वायर होता है उसको हमने क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा के टी मान लिया। तो यहाँ से 2x dx डिफरेंशिएशन करूँगी तो 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के। तो x dx क्या हो जाएगा, हाफ dt। तो ई एक्स स्क्वायर को तो टी दे दिया, ई टी, और ये भी टी बन जाएगा। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर टी था ना, और साथ में +2 एक्स्ट्रा है, t+2। एक्स स्क्वायर को टी माना है तो ये तो +2 भी एक्स्ट्रा है ना। उसके बाद ये एक्स डी एक्स हमारा क्या आ गया, हाफ डी टी आ गया। तो डी टी और हाफ बाहर ले लिया। अब आपको दिख रहा है ई, अभी देखो पूरा प्रॉपर फॉर्मूला नहीं बना है। ई टी के साथ ये फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स के साथ ना अगर फंक्शन है और साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो अभी तो आपके पास ये प्रॉपर फॉर्म नहीं बनी, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ा ना बना है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे और ये इससे, t² + 2t, ये अंदर चला जाएगा ना। अब बन गई फॉर्म। देखो अगर ये फंक्शन है t² तो उसका डेरिवेटिव 2t तो आता है ना। तो जब भी ई एक्स के साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो ये वाला प्रॉपर्टी लगती है इंटीग्रेशन की। ई एक्स के साथ अगर एफ एक्स भी है और उसका डेरिवेटिव भी है तो आंसर हमें ई एक्स एफ एक्स मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्म बना दी प्रॉपर, ई टी अंदर मल्टीप्लाई करके ना। पहले प्रॉपर नहीं बनी थी ये फॉर्म, हमने क्या करा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये फॉर्म बन गई है। इस फॉर्म को अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो यानी कि एफ एक्स ये है और ये डेरिवेटिव है, तो आंसर में ई एक्स एफ एक्स मिलेगा। तो ई एक्स एफ एक्स तो ये है ना, ये थोड़ा ना है, ये तो डेरिवेटिव है। तो ई एक्स एफ एक्स एंड साथ में +c, और फिर t को रिप्लेस कर दो, जो आपने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, यहाँ भी t के प्लेस में एक्स स्क्वायर और ऊपर अलग से स्क्वायर है। तो हाफ ई एक्स स्क्वायर x⁴ +c इसका आंसर था। तो बाकी ये क्वेश्चन क्योंकि सेक्शन सी है, कितने मार्क्स का है ये आपका, 3 मार्क्स का है। तो इसमें दोबारा से आपको इंटीग्रेशन करने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं थी, सीधा प्रॉपर्टी लगानी थी। तो इसलिए हमने सीधा इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर दिया। अदरवाइज आप सिंपल है, इसको आइलेट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, है ना। ई t² को तो एज इट इज़ रखना, ई टी 2t पे आइलेट फॉर्मूला लगाना, और फिर से आई आ जाएगा, है ना। तो लंबा मेथड हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी लगा के ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो ई एक्स की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था ये। तो किस ने ये क्वेश्चन किया बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से था। फाइंड करना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x=1 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एक सर्कल है और एक लाइन है, और आपको जो भी सर्कल और लाइन ने जो माइनर सेगमेंट बनाई है उसका एरिया निकालना था इंटीग्रेशन का यूज़ करके। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि ये सर्कल है x² + y² = 4। तो यहाँ से हमने देखा कि सर्कल का x² + y² 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यानी इसका सेंटर तो 0 0 है, क्योंकि x y के साथ कुछ है नहीं ना, तो 0 0 सेंटर है, और रेडियस इसकी 2 है ना। तो यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, 0 0 है, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 है इसकी। तो 2 से पूरा ऐसे जाएगा ये सर्कल, हर जगह पर 2 होगा इसका, है ना। x का 2, x का -2, ये क्योंकि रेडियस पता चल गई 2 है। अब एक लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन क्या बोली है इन्होंने, x=1। तो यानी कि लाइन x=1 यानी कि x के 1 से होते हुए जाएगी, है ना, ये लाइन की इक्वेशन। अब आपको बोला कि ये लाइन जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, तो माइनर सेगमेंट, ये वाली माइनर सेगमेंट होगी। कोई भी सर्कल में अगर कोई लाइन कट के जाती है तो ये सेगमेंट बनती है ना, ये वाली। तो माइनर सेगमेंट पूछी थी ये वाली, यानी ये पूरा माइनर सेगमेंट। तो सिंपली है ये। तो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक लेनी है ना, हमें सर्कल की इक्वेशन लेनी है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 से 2 तक, क्योंकि यहीं से तो ये पार्ट आ रहा है इतना, और इस पार्ट का हमें डबल कर देना है ये, ताकि पूरी माइनर सेगमेंट आ जाए। तो हमें एरिया ABDA निकालना है। AB पहले हम ABDA निकालेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ से ये वाला पार्ट किस पे आ रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन में ही तो आ रहा है ये वाला पूरा, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 1 से 2। तो हमने क्या किया, 1 से 2 लिमिट ली, और y dx लिया, क्योंकि dx के साथ बना रहा है ये एरिया, तो dx के फॉर्म में लेना है। तो y को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके x की फॉर्म में लेके आएंगे, y को इन टर्म्स ऑफ x लेके आएंगे। तो y² यहीं रहेगा, 4 - x², फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा, है ना। और साथ में dx, और लिमिट क्या आएगी, 1 से 2 दिख रही है वो हमें, लाइन 1 से, और ये सर्कल 2 तक था। और डबल करना है ताकि ऊपर और नीचे का भी आ जाए।
तो ये इंटीग्रेशन की आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूले वाला इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाफ एक्स के प्लेस में हमने क्या एक्स ही रखना है, फिर ये दोबारा से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स जो पूरा है वो एज इट इज़ आ जाता है, प्लस हाफ फिर ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा टू है ना, अगर हम ए को बोले तो ये देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट, तो ए तो 2 है बट पूरा ए स्क्वायर लेना है ना यहाँ पे, तो यानी 4 पूरा लेना है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, ए तो सिर्फ 2 है ना। तो इसमें फॉर्मूले में हम फॉर्मूले वाइज हमने इसमें पुट किया इसको। तो अब आप 1 से 2 लिमिट लगा दो। अब लिमिट लगाने के लिए पहले 2 वाली लिमिट लगाना, फिर 1 वाली। पहले 2 वाली लिमिट जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ एक्स की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। यहाँ पे एक्स है तो इसमें 2 रख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो 2 रख दिया, है ना। फिर माइनस, फिर लोअर वाली लिमिट रखनी है, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है आपको, एक्स की जगह 1, इस एक्स की जगह भी 1, इस एक्स की जगह भी 1, है ना। और बाहर माइनस है, ये ध्यान रखना। लोअर लिमिट अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं जहाँ जहाँ एक्स होता है, और ये 2 तो था ही बाहर। अब इसको कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, 4 - 4 0, ये तो पूरा 0 बन जाएगा। देन ये कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4। ये साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है ना। 1 का होता है साइन π/2 पे, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा 1 की जगह और π/2 आ जाएगा, है ना। और ये 2 जो था π/2 से कट जाएगा। सेम ऐसे ही हाफ इंटू 1, ये तो √3 बन जाएगा। और ये 2 2 ज़ा 4, साइन इनवर्स हाफ कब होता है, π/6 पे, और ये 2 एक्स्ट्रा है तो ये इससे कट जाएगा। कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार, क्या पता मिस्टेक हो सकती है हल्की फुल्की, आप कमेंट करके बताना आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 से 2 कैंसिल, फिर पाई एंड -√3/2 माइनस π/3। अब एलसीएम लेके आपका ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाहर 2 था तो अंदर इससे बाहर लास्ट में डिवाइड भी कर दिया। तो कमेंट करके बताना ये आंसर आया कि नहीं आपका, जो ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर आपको पहले इसका डायग्राम बनाना था, देन आपको ये तो अगर क्वेश्चन किए होंगे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तो आ ही गया होगा, आंसर शायद ये जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, ये वेक्टर में से था, अच्छा क्वेश्चन था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये 2 लाइन गिवन थी, आपको इनका डिस्टेंस निकालना था। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन बच्चों को ये लग रहा होगा ये स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन है, बट नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है लाइंस का। अब लाइंस को आपको ध्यान से देखना था। देखो लाइन किस फॉर्म में होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, RA + λB, ये तो सबको पता है ना। ये A है प्लस लैम्डा ये B है। ऐसी दूसरी लाइन ये A है प्लस ये म्यू लैम्डा, म्यू के बाद ये B है। अब B में आपको कुछ खास बात दिख रही है, अगर आप इसमें से दोनों में इसमें से 2 कॉमन ले लो बाहर, तो ये 2 बन जाएगा, ये 6, ये 3 बन जाएगा और ये 6। तो ये चीज़ B इसका इसके जैसा ही आ रहा है ना, इसका B और इसका B सेम नहीं आ रहा, या ये ऐसे ही देख लेते ये प्रोपोर्शन में आ रहे थे। तो यानी कि जब ऐसा हो कि B वाला जो इसका डायरेक्शन वेक्टर हो R, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, अगर ये प्रोपोर्शन में हो तो यानी ये लाइन कैसी होती है, पर पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइन में स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला नहीं लगता। तो कई बच्चों ने शायद इसमें स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगा दिया, बट यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगना था। तो इसलिए ध्यान से पहले देखना होता है कहीं B वाले प्रोपोर्शन में तो नहीं है, तो इसलिए ये लाइन पैरेलल थी। तो पैरेलल लाइन में हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का निकालने के लिए ये जो B दोनों में होता है ये सेम वाला लेते हैं, ये वाला मत लेना, ये वाला, ठीक है। इसको एक बार लेना है, फिर क्रॉस A2 - A1, ये A1 है और ये A2 है ना। ये सबकी फर्स्ट लाइन है तो A1 है, ये A2 है। तो A2 में से A1 को माइनस करना है, उसके साथ B का क्रॉस करना है और फिर लास्ट में B का मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप B वेक्टर तो मुझे मिल ही गया, ये रहा, जो दोनों में सेम होगा, ये वाला या ये वाला, दोनों में जो ये मत लेना, ये जो सेम होगा, ठीक है। तो ये वाला ये B वेक्टर होगा और A2 - A1 हम निकाल लेंगे। इस A2 में से A1 को माइनस करके, A2 में से A1 को माइनस करके, I में से I वाला माइनस करो, J में से J वाला, K में से K वाला। अब ये जब A2 - A1 आए तो A2 - A1 आगे यहाँ पे A2 - A1 पहले आता है, क्रॉस B बाद में आता है, ठीक है। हाँ ये सही कर लेना, A2 - A1 पहले आएगा, फिर क्रॉस B बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका A2 - A1 का जो आया है वो ऊपर रखना और जो B वाला है वो नीचे रखना, ये ध्यान रखना। क्रॉस प्रोडक्ट में A2 - A1 ऊपर आएगा और फिर
यानी A2 - A1 का क्रॉस B के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे B आगे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। अब आपको सिंपली ये A2 - A1 आ गया, ये B जो डायरेक्शन वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर आया था दोनों का सेम वो रखना है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा डिटर्मिनेंट की हेल्प से। I को बाहर करो, रॉ कॉलम को छुपा दो, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, फिर J को, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही होगा, डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना है। फिर J वाला जब लोगे तो माइनस बाहर लेना, J का ये अलग हाइड करना, तो इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर K वाला बाहर करना, प्लस में आएगा, तो इसका भी रॉ कॉलम हाइड करो। तो ये डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लेना, 2 3 6 -2, तो ये आ जाएगा 9I कैप 14 J कैप 4K कैप। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया है इसके क्रॉस का A2 - A1 का क्रॉस B के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, और नीचे B का मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ना हमारा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो सबको आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो प्लस पहले तो इसको खोल लेना और फिर इतना आ जाएगा √293। फिर B का मैग्नीट्यूड भी निकालना, B कौन सा है, जो नीचे वाला वेक्टर है डायरेक्शन वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेना। तो ये आ गया 7। तो आपको क्या करना है, क्रॉस का ऊपर रखना है मैग्नीट्यूड और इसका नीचे रखना है, तो ये आंसर आएगा। तो बाकी कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, बताना कमेंट करके ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन वाला डिस्टेंस था, तो ध्यान से बच्चों ने कहीं स्क्यू लाइन ना कर लिया हो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 31। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P023 टू द लाइन। तो देखो ये एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दी है और आपको बोला है कि एक पॉइंट P से इस लाइन का ये वाला पॉइंट P लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से हमने लाइन पे परपेंडिकुलर खींचा है इस लाइन पे, और इस परपेंडिकुलर का ना इस पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर खींचा है उसका फुट निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, क्वेश्चन इसके आने के चांसेस भी पूरे ही थे। तो ये पॉइंट P है, मान लो ये P पॉइंट है और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ये लाइन L है, ठीक है। अब ये पॉइंट P से परपेंडिकुलर डाला हमने इस लाइन पे, तो मान लो ये यहाँ पे इस लाइन को M पे काट रहा है और परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो ये M क्या है, इसका फुट है ना, इस लाइन का क्या है, इस P पॉइंट से जो लाइन आ रही है M उसका क्या होगा, फुट, यानी M के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सिंपली आपको पता है कि अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो इस लाइन का जो XYZ होगा वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी ये जो फुट आ रहा है इसका वो लाइन के XYZ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन से क्या आप इसके XYZ नहीं निकाल सकते हो, लाइन की इक्वेशन से XYZ निकाले जा सकते हैं। अगर इस पूरे को हम लैम्डा मान ले तो x कैसे आएगा, पहले x + 3/5 को लैम्डा के बराबर करो तो 5 लैम्डा -3 हो जाएगा। ऐसे ही y आ जाएगा 2 लैम्डा +1, z आ जाएगा 3 लैम्डा -4, है ना। तो ये जो यहाँ से XYZ आएंगे वो एक्चुअल में इस लाइन ये जो पॉइंट, ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर खींचिए, इसके भी तो पॉइंट होंगे XYZ, है ना। तो वैसे तो ये लाइन का पासिंग पॉइंट -3, ये प्लस नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ -3 हो जाएगा ना, -3 1 और -4 ये भी इसके पासिंग पॉइंट है इस लाइन के, बट ज़रूरी थोड़ा ना वो यहीं पे लाई करेंगे, वो पासिंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं। बट ये जो इसके ये वाले पॉइंट आए XYZ वो तो यहाँ पे आ रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो सम लैम्डा फॉर्म में है ना। तो यानी हमने ये जो XYZ निकाला है यहाँ से वो यानी कि इसके फुट के पॉइंट हो सकते हैं XYZ के, इस वाली लाइन की। तो XYZ हमने लैम्डा फॉर्म में निकाल लिया। अब आपको दिख रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशो होंगे, मान लो इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशो B1 है, इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशो B2 है, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए ना। तो देखो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो तो मुझे दिख रहे हैं, ये नीचे वाले है, ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ही दी हुई है, XYZ सिंगल दिए हुए हैं ना सारे। सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, XYZ के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो ये सिंगल ही दिए हुए हैं, तो यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है आपको लाइन की। तो यानी कि ये जो नीचे दिए हुए हैं ये इसके डायरेक्शन रेशो होंगे लाइन के, इसके डायरेक्शन रेशो तो हमें मिल गए लाइन के, बट इसके डायरेक्शन रेशो निकालने पड़ेंगे। तो देखो इसके 2 पॉइंट मिल चुके हैं ना, ये और ये, इसका ये वाला पॉइंट तो दिया ही हुआ है और ये वाला पॉइंट हमने इस फॉर्म में निकाल दिया, तो इसके भी डायरेक्शन रेशो निकाल लो। तो जब 2 पॉइंट पता होते हैं तो डायरेक्शन रेशो कैसे बनते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, है ना। तो इसके हमने PM लाइन की भी डायरेक्शन रेशो निकाल लिए, इस वाले पॉइंट में से ये माइनस करते जाओ, तो ये निकल गए इसके 3 डायरेक्शन रेशो। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1 में से -2 किया था हमने, तो ये 2 लैम्डा
-1 आ जाएगा, फिर ऐसे 3 लैम्डा -7, ये इस वाले के डायरेक्शन रेशो आ गए इसके, और इसके डायरेक्शन रेशो तो हमें यहाँ से दिख ही रहे थे, है ना, यहाँ से। तो अब दोनों के डायरेक्शन रेशो, इसके वाले डायरेक्शन रेशो और इसके वाले डायरेक्शन रेशो, ये लाइन वाले, ये वाले, है ना, इनको आपको डॉट प्रोडक्ट में ले लेना है। तो 5 लैम्डा -3 के साथ उसका 5, फिर 2 लैम्डा -1 के साथ उसका डायरेक्शन रेशो, 3 लैम्डा -7 के साथ 3, ये 5 2 3 इस लाइन के डायरेक्शन रेशो है ना। तो इसके डायरेक्शन रेशो ये आ गए और इसके डायरेक्शन रेशो ये है, तो इनको आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लो इनके डायरेक्शन रेशो का, और कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये यहाँ से आप लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 38 लैम्डा 38 आ जाएगा, और तो लैम्डा यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई ना, अब लैम्डा की वैल्यू आप इसमें रख दो, क्योंकि ये XYZ ही तो निकालना है, यही तो फुट का पॉइंट है, तो ये लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दो आप। तो जब आप लैम्डा की वैल्यू इसमें रखोगे, लैम्डा की वैल्यू 1, 5 1 5 -3 2, 2 1 2 + 1 3, तो यही आपके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट आ जाएंगे, है ना। तो सिंपली क्वेश्चन था ये कोऑर्डिनेट ऑफ फुट वाला, कुछ नहीं करना था इसमें आपको, ये लाइन की इक्वेशन से तो आपने इसके डायरेक्शन रेशो निकाले। अब इस लाइन की इक्वेशन का जो XYZ है वो इसका भी तो XYZ है, तो इसके XYZ आप निकाल लो ऐसे करके, ठीक है। और फिर इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए ये माइनस ये कर दो, फिर इसके डायरेक्शन रेशो और लाइन के डायरेक्शन रेशो को डॉट प्रोडक्ट में लगा दो, तो लैम्डा आएगा, और फिर लैम्डा इसमें रख देना, तो इसके फुट के पॉइंट आ जाएंगे। कई बार इसमें इमेज वाला क्वेश्चन आता है, तो देखो जितना ये यहाँ से उतना ये यहाँ से भी होगा, तभी तो इसकी इमेज आएगी, है ना। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, ये पूरा इस यहाँ से लेके मान लो ये P' इसकी इमेज होगी, अगर PM और MP', तो P' की पॉइंट कैसे निकालोगे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। देखो आपको मिड पॉइंट तो पता चल गया है ना, ये मिड पॉइंट आ तो गया, तो उसमें और ये वाला पॉइंट पता है, तो ये वाला पॉइंट नहीं निकल जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में मिड पॉइंट लगा के, है ना। तो इमेज भी निकल जाएगी ऐसे करके। तो ऐसा क्वेश्चन जब फुट निकल जाता है ना, तो इमेज वाला क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाता है। वैसे इमेज पूछा नहीं गया था आपको, जस्ट फुट पूछा गया था, तो ये आंसर था इसका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन का। 3 फैक्टर्स A, B and C सेटिस्फाई द कंडीशन क्या है, A + B + C का वैक्टर्स का सम 0 है, और आपको इवेल्युएट करना है A.B + B.C + C.A। अगर आपको वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर B का दिया है और C का मैग्नीट्यूड दिया है, तो देखो आपको ये कंडीशन दी है ना, इसको लेके चलो आप स्टार्टिंग में ये 0। तो अब मुझे इसे आगे कैसे स्टार्ट करूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे एक और ये लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैंने डॉट में इस साइड लिया तो इधर भी लिया होगा डॉट में, बट यहाँ तो 0 ही बन गया होगा, तो मैंने इसको इसी के साथ डॉट के साथ ले लिया। अब डॉट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो ये इसके साथ भी डॉट में आएगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, सेम ऐसी B इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर C B ऐसी, तो ये सारे डॉट में आ जाएंगे। अब आपको पता है A डॉट है, तो A डॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये आपने डॉट प्रोडक्ट में सीखा होगा, जब सेम का डॉट हो तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि इसमें cos 0 बन जाएगा ना, cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ A डॉट का A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। सेम ऐसी B डॉट B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, C डॉट C मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। एंड A डॉट B और B डॉट A, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता है डॉट, तो ये A डॉट B लिख सकते हो, तो ये A डॉट B 2 A डॉट B बन जाएगा, 2B डॉट C 2 डॉट C A, ठीक है। अब आपको तो ये 2 नहीं चाहिए ना, आपको तो विदाउट 2 वाला A B C डॉट चाहिए, तो आपने 2 कॉमन ले लिया इसमें से। और इनकी वैल्यू आपको दी हुई थी, इनके मैग्नीट्यूड की, इनकी नहीं दी हुई थी, इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई थी। इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 थी, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, इस पर 4 लग जाएगा, 4 का स्क्वायर, इस पर 2 का स्क्वायर, एंड 2 ये कॉमन ले लेना अंदर, ठीक है। अब आपको निकालना ये पूरा है, तो सिंपली हो जाएगा, ये 9 16 4, तो यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके -29 बन जाएंगे, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा। तो किस किस का आंसर -29/2 आया, कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन है लेंदी क्वेश्चन पेपर, बट जिसने प्रैक्टिस किए होंगे उनसे जल्दी हो गए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन B भी कंप्लीट होता है। तो कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सारे आंसर्स अपने चेक कर लीजिए।